एक्चुअली रियल नेम है केदारनाथ भट्टाचार्य जी। देखिए ये कलांजी भाई आनंद जी भाई ने उन्होंने ये नाम दिया था कि कुमार सानू। इसमें पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन से कास्ट के हो। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कदम रखा था वो बिकॉज ऑफ जगजीत सिंह। गुलशन जी मेरे को एक हौसला देते थे कि तेरे में कुछ है। मुझे बीट करना भी बड़ा मुश्किल काम है। पुराने गाने को आप ले रहे हो तो आई थिंक कि अगर पुराने सिंगर अगर कैपेबल है तो उसी से गवा के देखो। I was talking to Lalit Pandit few days ago and he was upset with you. मैंने भी सुना ऐसा। देखिए उनसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। मेरे करियर के बारे में कुछ बोले उससे पहले तो 4 बार सोचना चाहिए। बैड लिरिक्स हम गाएंगे नहीं। हर सेलिब्रिटी का एक सोशल लाइबिलिटीज़ होता है, तो अभी हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। अलका जी के मामले में मैंने एक चीज़ देखा कि उनका एक कान का टोटली ऑफ हो गया। अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं सुन रहे हैं उनको भी मेरा गाना तो पसंद है। म्यूज़िक बेच के लोग फिल्म बना लेते थे उसी पैसे से। आज जो है टोटली डिफरेंट है। चाहिए ही नहीं गाना यार। कोई ऐसा पिक्चर आया जिसमें गाना ही नहीं है। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपका पिक्चर चले ना चले, आपका म्यूज़िक उनको पब्लिक को घर तक, सिनेमा घर तक लेके आएंगे। ये म्यूज़िक ही वही लेके आ सकता है। Kumar Sanu, welcome to CNN News 18. थैंक यू। Kumar sir, you've just returned from US. Sir, this was of course your longest musical tour. या आई थिंक इससे पहले तो कोई सिंगर का इतना शो एक साथ हुआ नहीं। So then how happy are you with the response? आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज क्योंकि इसमें मैंने जो देखा क्राउड का जो एक पागलपन जो मैंने देखा, इट्स अमेजिंग। मतलब ये इतने साल बाद भी आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ माई कैरियर आज भी लोग उसी शिद्दत से जो, क्योंकि ऑल शोज जो है ना वो 30 डेज 15 डेज पहले सोल्ड आउट हो गया था। बिकॉज ऑफ देयर डिमांड आई एम गोइंग अगेन। So then sir, concerts की बात हो रही है तो then which are the song with which you like to start your shows with? देखिए वो तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। कभी कभी मैं कुछ कुछ गाने से करता हूँ, जैसे कि जब प्यार किसी से होता है वो पिक्चर का गाना, या तो कभी कभी परदेश का गाना, कभी कभी जतिन ललित का एक गाना है जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, प्यार तो होना ही था, उस गाने से। तो मतलब ऑडियंस का मूड देख के मैं डिसाइड करता हूँ। मतलब कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं होता है। क्या आपको सारे लिरिक्स याद हैं आपके सभी गानों के? रिकॉल हो जाता है जैसे गाने बोलते हैं ना। क्योंकि मेरा शोज़ का हाईलाइट क्या था कि मेरा शोज़ में एक सेगमेंट था, जो सेगमेंट था रिक्वेस्ट सेशन। एंड उसमें 2-3 एंकर माइक लेके, माइक्रोफोन लेके ऑडियंस में घूमता था। Okay. और ऑडियंस में जो जो रिक्वेस्ट करेगा मैं गा देता था। तो सबसे ज़्यादा गाना है कौन से गाने की रिक्वेस्ट आई? बहुत सारे वैसे, ये तुझे देखा तो जाना सनम बोलिए, या तो बहुत आशिकी का तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आता था। एंड बाजीगर, फिर पता नहीं अक्षय का पिक्चर चुरा के दिल मेरा, एंड लड़की बड़ी अनजानी है, इस तरह के सब गाने, सब रिक्वेस्ट लोगों को जो पसंद करते हैं वो। एक मैं यादगार उनको देना चाहता था कि भाई मैं टिकट खरीद के सानू जी के शो में आया और मैं पर्सनली सानू जी को रिक्वेस्ट किया और सानू ने वो गाना गाया। तो ये एक यादगार लेके वो घर जाते हैं। तो फिर इसलिए आपका रियल नेम है सानू भट्टाचार्य जी? रियल नेम तो सानू भट्टाचार्य जी नहीं है। एक्चुअली रियल नेम है केदारनाथ भट्टाचार्य जी, एंड वो बाद में सानू भट्टाचार्य जी हुआ था। बट फिर ये कुमार सानू कैसे बने आप? देखिए ये कलांजी भाई आनंद जी भाई ने मेरे को बताया था कि उन्होंने ये नाम दिया था कि कुमार सानू, क्योंकि इसमें पता नहीं चलना चाहिए कि भाई वो बंगाली है कि मराठी है कि कोई और कास्ट के है कि कोई और प्रोविंस का है, क्योंकि आर्टिस्टों का कोई जात नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि आपका प्रोनाउंसिएशन, जो उर्दू प्रोनाउंसिएशन आप जब गाते हो, इतना परफेक्शन है उसमें, तो इसमें पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन से कास्ट के हो। तो दैट्स वाई ही केप दैट नेम कुमार सानू, ताकि किसी को पता ना चले। क्या लोगों को कभी कंफ्यूजन हुई कि ये शायद कुमार गौरव के रिलेटिव तो नहीं है? नहीं, ऐसा कन्फ्यूजन कभी आज तक तो हुआ नहीं। ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ना। कुमार गौरव तो टोटली अलग है। मैं तो, वो तो एक्टिंग फील्ड में है, मैं सिंगिंग फील्ड में हूँ, तो इसमें कोई। क्यों ना मैं आपसे आज आपके आइकॉनिक सॉन्ग्स के बारे में बात करूंगा, बट बिफोर दैट सर,
Would you please like to tell us about your childhood and your early years? मेरा फैमिली जो था एक म्यूज़िकल फैमिली था। मेरा डैडी प्योर क्लासिकल में एंड बड़े गुलाम अली खान साहब के घराना था एंड प्योर क्लासिकल में डैडी था। बचपन से वही सुनते आए एंड आई स्टार्टेड विथ तबला। तो आई वॉज ए तबला प्लेयर बचपन में है। 8 साल की उम्र में मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बजाया, स्टेज पे परफॉर्म किया एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सिंगिंग 79। इट्स अ मजबूरी में गाना पड़ा और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो मैं आई थॉट दैट कि भाई मैं गा सकता हूँ। तो 79 से गाना शुरू किया एंड आफ्टर दैट 86 में मैं बॉम्बे आ गया था एंड 86 के बाद आके ही यहाँ पे होटलों में नौकरी मिल गया था। होटलों में, रेस्टोरेंट में, बार में गाते थे। पैसा इकट्ठा करके वो पैसे से हम सीडी बनाते थे, कैसेट बनाते थे। सॉरी, सीडी नहीं, उस समय कैसेट होता था। कैसेट बनाते थे एंड वो इस तरह आउटडोर में एक दिन कैसेट बना रहा था तो जगजीत सिंह जी वहाँ पे आ गए एंड ही टुक मी एंड उन्होंने मेरे को लेके गया घर पे एंड देन वहाँ से फेमस तारदेव आए। फिर उसी दिन गाना गाया, उनका गाना गाया फर्स्ट लाइव का। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कदम रखा था वो बिकॉज ऑफ जगजीत सिंह एंड जगजीत सिंह जी ने मेरे को गाना गवा के फिर उन्होंने मेरे को लेके जाके कल्याण जी भाई से, आनंद जी भाई से इंट्रोड्यूस कराया था। You know, आप बंगाली म्यूजिक की बात करें, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपका झुकाव बचपन से ज़्यादा रविंद्र संगीत में था या नजरुल गीती में? देखिए, बंगाल का 2 रीढ़ की हड्डी है ये नजरुल गीती एंड रविंद्र संगीत। दोनों ही इतना पावरफुल है, दोनों ही इतना इक्वली पॉपुलर एंड इक्वली उसके ऊपर झुकाव सबका होता है। हमारा भी था। मैंने रविंद्र संगीत भी बहुत सारा कैसेट्स बनाए एंड एल्बम बनाए एंड नजरुल गीती भी एल्बम बनाए। वहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ हुआ करता था। जैसा बंगाल का कल्चर जो है वहाँ पे जो बेसिक जो म्यूज़िक है ना वो बहुत सारा, उसका बहुत सारा रंग है। जैसा एक बाउल है, बाउल संगीत, एक तर्जा है। कैसे कैसे साउंड कैसे? नहीं, बाउल संगीत तो आप उसको सचिंदा ने बहुत सारा गाने में यूज़ था। ओ माझी रे समझ लीजिए, दैट इज़ वो मिट्टी का ऐसा नाव चलाते हुए उसका अलग एक रंग था। खेती के ऊपर से वो फकीर जो गाते गाते जाते थे उसका अलग एक रंग था। तो बंगाल में बहुत इसका कल्चर जो था, बंगाली म्यूज़िकल कल्चर जो था, ये बहुत रंग है उसका, एक नहीं बहुत सारा रंग है। उसके बाद तर्जा बोला मैंने आपको, बाउल था, तर्जा था, फिर नजरुल गीती, रविंद्र संगीत, सब अलग अलग, द्विजेंद्र गीती एंड और भी बहुत सारे रंग था। आप अपने लिए कौन सा गाना गाते हैं जब आपको एंजॉय करना होता है? मैं खुद गाना गाता हूँ, ऑन स्टेज गा के मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं घर में तो गाता नहीं हूँ ऐसा, जस्ट रियाज होता है हल्का सा। क्योंकि कॉमर्शियल सिंगिंग के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा हेवी क्लासिकल का रियाज नहीं करना चाहिए। वो उसमें हेवी क्लासिकल करने से क्या होता है, एक स्वीटनेस, जो गले का जो एक स्वीटनेस होता है ना, मीठापन, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता है थोड़ा सा। तो इसलिए हेवी क्लासिकल तो नहीं करना चाहिए एकदम आ करके, नो, नॉट लाइक दैट। इट्स अ सम काइंड ऑफ वोकल एक्सरसाइज एंड सम हल्का सा कुछ बेसिक जो है, तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, आधा घंटा 1 घंटा बस मैक्सिमम। वो फॉर कमर्शियल सिंगिंग इट्स आई थिंक मोर देन एनफ। I think I speak for everybody. Like, you know, I am a huge fan of your song, Dil Hai Ki Manta Nahi. Like, it gives you goosebumps each time when it comes on TV or on radio or on when we play it in our car. But sir, which was that song that put you on the map? Which song was that? अभी जिसने देखो, आपको पहचान दी? पहला गाना कौन सा था जो आपको लगा? पहचान दिया, देखिए पहचान देने वाली अगर बात करेंगे तो फिर हम आशिकी डेफिनेटली कहेंगे कि आशिकी। बट आशिकी से पहले भी हमने बहुत सारा गाना गाया था और उसमें 1-2 गाना चल भी गया था पब्लिकली, जैसा जीना तेरी गली में, तेरे हम ऐसा नाम, वो गाना बहुत चल गया था। फिर उसके बाद मैंने गाना गाया था जुर्म का, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, बट वो गाना उस समय हिट नहीं हुआ था। आफ्टर आशिकी ये गाना बहुत पॉपुलर हो गया, जब कोई बात बिगड़ जाए। तो आशिकी एक ऐसा मोड़ था मेरे लाइफ का जहाँ से मेरा कैरियर शुरू अब कह सकते हैं। उससे पहले भी कैरियर चल रहा था, लेकिन क्या है कि जहाँ से हिट हुआ, जहाँ से लोगों ने पहचान एक बनी लोगों में, वो था आशिकी। एंड डेफिनेटली आशिकी, मैं तो कहूँगा कि दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट।
तो आपका कौन सा फेवरेट गाना है फ्रॉम नहीं, आशिकी? आशिकी के देखिए 10 के 10 गाना हिट है, एंड आई थिंक ऐसा पिक्चर अभी और कभी आएगा कि नहीं, आई डोंट नो, कि सारे के सारे गाने हिट है। उसमें कोई भी एक गाना आप नहीं बोल सकते, नहीं। हर गाने का अलग अलग रंग है, जी जी। एंड हर गाना हमारे लिए फेवरेट है, हमको हर गाना फेवरेट है। कोई भी गाना आप बोलोगे तो मेरे को अच्छा लगता है। मगर ज़्यादातर जब आप परफॉर्म करते हैं लाइव तो जनरली लोग कौन सा गाना आशिकी का डिमांड करते हैं? सब गाना बोलता है कि वो आशिकी का खाली वो नहीं, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तू मेरी ज़िंदगी है, कोई बोलता है सांसों की ज़रूरत है गाइए, कोई बोलता है कि मैं दुनिया भुला दूंगा गाइए, कोई बोलता है नज़र के सामने गाइए। तो मतलब हर गाने का कोई ना कोई फ़ैन अपना पसंदीदा वो बन जाता है। You know, you of course have collaborated with all the composers in 80s and 90s, but T3 sort of became your home. What was it like to be pampered by Gulshan Kumar? You were very close to him? ऑफ कोर्स गुलशन कुमार जी एक अलग ही म्यूज़िकल माइंडेड, खाली नहीं बोलेंगे, म्यूज़िकल माइंडेड तो था ही। गुलशन जी ने जब गुलशन जी के साथ पहला मैं किशोरदा का गाना गाना शुरू किया तो गुलशन जी को बहुत पसंदीदा एक चाहता एक सिंगर बन गया था मैं, क्योंकि पहला गाड़ी लाइफ में गुलशन जी दिया था मेरे को बॉम्बे में। कौन सी? वॉल्यूम 3 किशोरदा का एक एल्बम था जिसमें वॉल्यूम 3 था, उसमें जब दर्द नहीं था सीने में, वो गाना था। एंड वो गाना इतना उन्होंने बेचा वो कैसेट कि उन्होंने पहला जो गाड़ी मेरा बॉम्बे में, और गाड़ी लेने के बाद तब तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता था, उन्होंने मेरे को स्टेटो एक चाबी हाथ में दे दिया, बोलता कि ये गाड़ी तेरा है आज से। कौन सी गाड़ी थी? वो मारुति टॉप रूप वाला वैन एक आया करता था पहले, ओमनी। जो एकदम जापान से आया करता था, वो यहाँ पे असेंबल होता, तो वो गाड़ी मेरे को उन्होंने दिया था। एंड उसके बाद मैं गाड़ी चलाना सीखा, उसके बाद 12-14 दिन हम गाड़ी चलाना सीख के फिर वो गाड़ी चलाना शुरू किया। तो गुलशन जी ऑल द टाइम एक मेरे को एक हौसला देते थे कि तेरे में कुछ है, तेरे से होगा। ये जो बातें ना, ये बातें मेरे को बहुत दूर तक लेके आए। एंड आफ्टर दैट वो हर जगह पे प्रेस करते थे। जैसा जब उनका पहला गाना हुआ जीना तेरी गली में, वो तेरे हम ऐसा नाम एंड आजी सूत में 2 गाना खूब हिट हुआ था, एंड लोगों को मालूम है वो गाना। एंड उसके बाद उन्होंने जब पिक्चर बनाने का सोचा, और जब सोचा कि महेश भट्ट जी के साथ पिक्चर बना रहे, तो उन्होंने स्ट्रेट हुए, जो ये एक कहानी है छोटा सा, जो एल्बम बना था पहले एक नादिम साहब को लेके, 10 गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। एंड उसको उस एल्बम का नाम था चाहत। तो वो चाहत के गाने, ये सब गाने आशिकी के सारे गाने चाहत का था। तो चाहत के गाने सुन के महेश भट्ट जी बोला कि भाई ये तो फिल्म के गाने हैं। तो गुलशन जी ने मजाक मजाक में बोला कि भाई अब आप बनाओगे फिल्म तो बना लो। तो बोलता हाँ ठीक है, आप मेरे को गाने सब दे दो, गाने के ऊपर हम स्टोरी कर लेते हैं। वाह। तो इस तरह से एक कम बजट में एक ऐसा पिक्चर बना जो हिस्ट्री बन गया, एंड पूरा इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, पूरा टोटल मेलेडी को, म्यूजिकल जो फील्ड है उसको टोटल बदल के रख दिया था सच में। दैट फिल्म। एंड आई थिंक हाईएस्ट सेलिंग एल्बम थी वो उस साल की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाई नॉट ओनली आज तक, नॉट ओनली दैट साल, आज तक का हाईएस्ट सेलिंग अगर म्यूजिक है तो दैट इज आशिकी। या अभी तक। Like I said, T-Series almost like became your home when you were collaborating with many composers in the 80s and 90s. But sir, then when you were recording the songs of Dil Hai Ki Manta Nahi, especially the title track, did you know or have any idea कि you were creating something special? देखिए हर गाना हमारे लिए स्पेशल होता है। हर गाना गाने से पहले ऐसा लगता है कि मैं आज ही फर्स्ट गा रहा हूँ। आज भी परसों ही एक गाना रिकॉर्ड किया मैंने, तो उसमें भी मेरे को लगता है कि आज मेरा पहला गाना है। वैसा ही मैं सबमिसिव रहता हूँ गाने में। एंड म्यूज़िक डायरेक्टर, हर म्यूज़िक डायरेक्टर चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमारे लिए भगवान होता है म्यूज़िक डायरेक्टर। तो आई थिंक स्पेसिफिक कोई बात पे भाई इस गाने के लिए इतना तैयारी, नो, नॉट लाइक दैट। क्योंकि आई वॉज द मैं आज भी बहुत फर्स्ट गाना ग्रैब करता हूँ एंड बहुत फर्स्ट गाना गा के जाता हूँ। और ये सब गाने रात को 2 बजे 3 बजे रिकॉर्ड हुआ। ये सारे गाने नादिम साहब का जितने भी गाने होते थे वो रात को 1 बजे के बाद ही बुलाते थे। तो या तो 2 बजे 3 बजे गाना रिकॉर्ड होता था। क्या आवाज़ डिफरेंट साउंड करती है जब सुबह और शाम? नो, वो उनका ये फीलिंग था कि मैं पूरा ट्रैक कंप्लीट करूँगा, इवन कोरास बोरा सब डब करा के फिर टाइगर को बुलाऊँगा, एंड चाहे अलका जी को बुलाऊँगा, साधना जी हो, अनुराधा पौडवाल हो, उनको बुला के मैंने गावाऊँगा।
तो उनका ये एक फीलिंग था कि भाई सब हो जाने के बाद गाना अच्छा होता है। तो हो सकता है एक एक जन का एक एक स्टाइल है। Sir, I have many questions, but I just have one request. Would you like to give us few lines of the title track of Dil Lagi Manta Nahi? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। मुश्किल बड़ी है रस्म मुहब्बत, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं, हाँ दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस्म मुहब्बत, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता नहीं। Oh, wow. You know, the other big song that came with the film Bazigar, the song was called Kali Kali Aankhein. Yeah. It was a slightly westernized Yeah. sounding song, and it was a song that you did for Anu Malik. Yeah. Remember that? And did Shah Rukh Khan come for that recording? No, I think this song I have been recorded that song in 1994 early 94, and उसमें हमको याद है कि महबूब स्टूडियो में आई हैव डन दैट, एंड महबूब स्टूडियो में खाली अन्नू जी थे एंड दो चार लोग थे और भी बहुत सारे उनका प्रोड्यूसर्स की तरफ से लोग थे, बट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया महबूब में, मुझे याद आ रहा है। एंड आप जानते थे कि महबूब में उस समय 2 ट्रैक में रिकॉर्डिंग होता था, हंड्रेड्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड सिंगर सब हम लोग साथ में गाते थे, तो ये लाइव रिकॉर्डिंग जिसको बोलता है। तो हमको याद है कि हमने वो गाया था, बट बीच में जो रैप था वो रैप अन्नू जी ने गा दिया था। मैं गाना चाह रहा था लेकिन वो गाने नहीं दिया, बोलता नहीं मैं गा देता हूँ ये इसको, तो कोई बात नहीं। बट did you find it little refreshing because it was out of your comfort zone, that song? नहीं, उससे पहले भी मैंने वेस्टर्न टाइप के गाने बहुत सारे गा दिया था। देखिए बहुत सारे पिक्चर में है ऐसे गाने, जैसे कि फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, इस तरह के गाने हो, या इस तरह के बहुत सारे गाने हैं जो ढूंढने से निकल जाएगा 1 मिनट में। तो अन्नू जी का जो गाना था इसमें मुझे पता चला था कि ये शाहरुख जी, एंड आई थिंक दिस गाने को, बाजीगर के इस गाने को वो लोगों ने बाद में शूट किया। पहले ये गाना रखने का नहीं हो रहा था कि नहीं रखेंगे, फिर मैंने जितना तक सुना अन्नू जी ने बताया कि भाई जी सानू ये गाना तो रखना ही नहीं था उन लोगों को। फिर रिकॉर्ड हो जाने के बाद वो लोगों ने बोला ठीक है, एक बीच में एक कोई सिचुएशन लेके आके हम लोग कर लेते हैं इसको, एंड उसके बाद वो गाना डाला गया, एंड पता चला कि वही गाना उस पिक्चर में सबसे ज़्यादा हिट, बाजीगर टाइटल एंड देन काली काली आंखें। तो आई थिंक डेस्टिनी। आपने शाहरुख खान के लिए कई गाने गाए हैं जी, तो what has been the biggest compliment that you got for SRK? कुछ दिन पहले मैं शाहरुख जी से मुलाकात हुआ था मेरा कलकत्ता का एक स्टेज पे, जहाँ पे कोई अवार्ड फंक्शन था, पद्म विभूषण अवार्ड था, मेरे को दिया गया था, बंगाली पद्म विभूषण, एंड उसमें शाहरुख जी भी थे। तो शाहरुख जी, मैं जब स्टेज पे जाके गाना गाया और तुझे देखा तुझे जाना सनम गाया, प्लस और कोई बंगाली गाना था एक गाया, एंड पब्लिक रिक्वेस्ट कर रहा था, तो शाहरुख जी बैठे हुए थे, एंड शाहरुख जी जब माइक पे गए, माइक पे जाके उन्होंने मेरी तरफ हाथ दिखा के बोला कि भाई आई सैल्यूट दिस मैन, मेरे सक्सेस के पीछे आप ही लोगों का तो हाथ है कुमार जी, ऐसा करके बोला। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बहुत ही अच्छा लगा था, एंड वो बाद में वो टुकड़ा काट के वायरल भी हो गया था, वो टुकड़ा भी आ गया था सोशल मीडिया में। तो दैट्स वेरी ग्रेट थिंग, गुड जेस्चर। एंड दादा आज ओल्ड सॉन्ग आर बीइंग रिक्रिएटेड, कईयों का मानना है कि एक जनरेशन है जो फेमिलियर नहीं है गानों के जो 80s और 90s में बने थे, आपको आपके कई गाने रिक्रिएट हुए, आपका क्या टेक है इस पे? ये पुराने गाने रिक्रिएट करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पुराना गाने का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन हम करेंगे
कि आपको पुराने गाने का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। अब नया गाना बनाओ आपके दम पे एंड उसमें वर्कआउट करो। तो पुराना गाना जो लिया जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट मेलोडी, जो पब्लिक चाह रहा है, जो पब्लिक मांग रहा है, बट यू कैन प्रोड्यूस दैट, आप उसको क्रिएट नहीं कर पाते। दैट्स वाई यू आर टेकिंग दैट सॉन्ग्स एंड यू मेक इट जस्ट फ्रेश बनाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन मैं इसको लेता हूँ इस तरह से कि दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर न्यू जनरेशन, दोज हु आर कम टू नो कि भाई हु वॉज द सिंगर ओरिजिनल एंड which film was that, and so many things they come to know. But again मैं कहूँगा कि अगर पुराने गाने को आप ले रहे हो तो आई थिंक कि अगर सिंगर, पुराने सिंगर अगर कैपेबल है तो उसी से गवा के देखो। Okay. क्योंकि आप जैसे ही उसको दूसरा कोई सिंगर से गवाओगे तुरंत कंपैरिजन होगा, Yes. एक कंपेयर होगा कि भाई कैसे गाया था उन्होंने और ये कैसे गा रहे हैं। ये कंपेयर जो होता है इसमें पहले ही मार खा जाता है, माइनस पॉइंट होता है। क्योंकि आई कांट बीट किशोर दा, आई कांट बीट मोहम्मद रफ़ी, वैसे ही मुझे बीट करना भी बड़ा मुश्किल काम है। मेरे से अच्छा गा लेगा, रफ़ी साहब से अच्छा गा लेगा, किशोर दा से अच्छा गा लेगा, लेकिन किशोर दा नहीं होगा, रफ़ी साहब नहीं होगा, वैसे कुमार सानू भी नहीं होगा। You know, मेरे पास बहुत System. क्वेश्चन है आपके गानों के लिए, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। आज हम देखते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इतने बड़े बड़े नंबर फ्लैश करते हैं, 101 मिलियन स्ट्रीम, 60 मिलियन स्ट्रीम। हाउ डज दिस ट्रांसलेट इनटू मनी एंड कितना रॉयल्टी मिलती है? कि And are you happy? सिंगर को या देखिए, बस आपको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपने एक बात बोला कि कुछ नहीं मिलता था, चलो कुछ तो मिला। ये बात है। अभी इसको लेके संतुष्ट रहो और ज़्यादा बोलो मत ताकि आगे वाला और ऑब्जेक्शन करे। मगर अब तो ये लॉ है। नहीं, लॉ है बट आप जानते हैं हमारे देश, पॉलिटिक्स तो होगा ही, कोई भी ना कोई भी चीज़ में हर चीज़ में पॉलिटिक्स तो होता ही है, तो इसमें भी होगा। वी नो दैट। बट क्या है कि हम, चलो कुछ नहीं मिल रहा था, अभी कुछ तो मिल रहा है। दैट्स वाई वी आर हैप्पी विद दैट कि रॉयल्टी स्टार्ट तो हो गया। दैट्स द थिंग। बट यू आर हैप्पी विद द Yeah, I'm really happy. Sanuda, you have worked with many music composers, but the biggest one, from Naushad to Anu Malik to Jatin Lalit to Nadeem Shravan and even with Himesh Reshammiya. How different were their working styles? हर एक का अलग अलग शैली है, हर एक का अलग अलग स्टाइल है। अनु जी पहले आपको डिमोरलाइज कर देते हैं कि आप सिंगर कभी भी हावी ना हो जाए म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा एक दबाव वो बना के रखते हैं कि बट जब आप अच्छा गा देते हो तब उसका तारीफ़ भी करते हैं। पहले तो तारीफ़ नहीं करते हैं, फिर बाद में तारीफ़ करते हैं। क्या बोलते थे? हाँ, पहले तो छोड़ के चले जाते, गाना सुनते ही नहीं थे। गाना रिकॉर्ड हो जाते थे, गाना सुन के ना सुन के बाहर चले जाते थे, बाहर जाके फ़ोन पे बात बीत करके फिर आते अंदर आके, मतलब चलिए चल सुनते हैं, देखते हैं क्या क्या किया। फिर सुन के मेरे को साइड में लेके बोलता है फाड़ दिया तूने, बहुत अच्छा गाया। बस तो एक होता है कि एक जन का एक स्टाइल होता है। जैसे नादिम सेवन, जैसे कि मैंने कोई गाना स्टार्ट किया तो अंदर से नादिम चिल्लाने लगते थे, अरे टाइगर जियो जियो जियो, यही चाहिए हमको, पहले से ही। बापी दा कभी गाना सिखाते ही नहीं थे प्रॉपर, नो। उन्होंने आके मेरे को बताया ये कागज ले लिया, हाँ बोला बापी दा गाना सिखाओ, सब मालूम है तुझे, अरे गाना चलाओ जरा। वो गाना जो गाइड ट्रैक गा के रखा हुआ है उसको चला देते, बोले सुन लो। हमला बापी दा मेरे को एक बार सिखाओ तो सही, मतलब मुझे मालूम है तू 1 मिनट में कर लेगा, क्या सिखाना है, तुम गा लो और कुछ होगा तो मैं तो एक जन का एक स्टाइल। बापी दा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, पंचम दा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, जतिन ललित वो लोग थोड़ा सा कड़क था, जैसे कि अनु जी थोड़ा सा कड़क था। नादिम सेवन में थे, श्रवण थोड़ा सा कड़क था, नादिम फ्लेक्सिबल था। तो इस तरह से जैसे आनंद मिलिंद बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा उनका, अगर कुछ टोकना भी होगा तो प्यार से टोकेंगे। So then कितना टाइम लगता था आपको टू गेट फ्रेंडली विद अ ट्यून?
या कितना आप टाइम स्पेंड करते थे एक धुन के साथ बिफोर गोइंग बिहाइंड द माइक? Near about 25 minutes, near about That's all? 20-25 minutes दैट्स with that, yes. आज भी नॉट ओनली कि पहले करता था वैसा नहीं, आज भी ऐसा ही है कि मैं जाके ऑन द स्पॉट गाना लिखता हूँ और गाना सीखता हूँ, सीख के गाता हूँ। तो देन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्या आप पहले लिरिक्स अपने हाथ से आपके राइटिंग अपने हाथ से अपने भाषा में मैं लिखता हूँ लिरिक्स को, एंड लिरिक्स जब डिक्टेट किया जाता है ना मुझे, उसमें से मैं बहुत कुछ ग्रैब कर लेता हूँ। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में वो किस तरह से डिक्टेट कर रहा है, समझ लो कोई उर्दू में लिखा रहा है मेरे को, या तो वो बोलते हैं उर्दू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जावेद अख्तर साहब हो, या शाह लुधियानवी थे, वो मजरू सुल्तानपुरी साहब थे, हसरत जयपुरी साहब थे, राहत इंदौरी साहब थे, इंदिवर जी थे, कि ये लोग जब बोलते हैं ना तो उसको मैं ग्रैब करता हूँ उसी समय। तो मैं उसमें एक शॉर्ट हैंड लगा देता हूँ, चिन्ह, कि इसमें मेरे को ऐसा प्रोनाउंसिएशन करना है, उसको मैं, मेरा एक खुद का शॉर्ट हैंड है जो हर मेरा गाने का पेज में आप देखेंगे कुछ आकी बुकी ये सब चलता रहता है। तो वो सब अपना आई थिंक हर सिंगर का वो खुद का पर्सनल थिंग वो होता है, एक शॉर्ट हैंड होता है जिसमें से हम उसको ग्रैब कर लेते थे एंड गाते टाइम उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट कर देते थे। समझ लीजिए कोई गाना 40 मिनट में हो जाता है, कोई गाना 1 घंटा लगता है, कोई गाना आधा घंटे में हो जाता है। अभी जैसे कि परदेश का गाना दो दिल मिल रहे, वो मैंने 20 मिनट्स में गा दिया था। जैसे कि सोचेंगे तुम्हें प्यार, मैं 9 मिनट्स में गाया था, 9 मिनट्स, कैन यू बिलीव दिस, 2 टेक ओनली, ओके गाना, तो 9 मिनट्स में गाया था। तो इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड है मेरा। तो अभी इसमें क्या होता है कि आप उसको कितना जल्दी ग्रैब कर सकते हो, आपका दिमागी हालत क्या है, उसको इमीडिएट उनको प्रेजेंट करना, उसको ग्रैब करके तुरंत प्रेजेंट करना, और प्रेजेंट में फर्स्ट टेक में 100% देना, ताकि उसको दूसरा टेक का नौबत ही नहीं आए, दूसरा टेक का। तो ऐसा बहुत हुआ मेरे साथ लाइफ में, बहुत हुआ। Dada, I was talking to Lalit Pandit few days ago and he was upset with you. He says Sanu did not मैंने भी सुना ऐसा, मैंने भी अभी सुना और देखा भी, बहुत सारा उनका इंटरव्यू था। आई डोंट नो व्हाई, उनका गुस्सा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं हर इंटरव्यू में और कुछ दिन बाद ही उनके साथ फ़ोन पे मेरे को पूछते हैं, मैं उनको पूछता हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि हर इंटरव्यू में मैं उनका नाम लेता हूँ, उन दोनों का नाम लेता हूँ, हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उनका भी नाम लेता हूँ। अभी स्पेशल किसी के बारे में बोलना, अगर ऐसा कोई समय आएगा कि भाई ये एपिसोड जतिन ललित के ऊपर हो रहा है, तो फिर उसमें मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। उन्होंने कुछ एक आध बातें बोले जो देखिए, मेरा पर्सनल लाइफ मैं जितना जानता हूँ मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, भाई उनका पर्सनल लाइफ उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में या मेरा कैरियर के बारे में उनसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, मेरा कैरियर के बारे में। सो मेरे कैरियर के बारे में कुछ बोलें उससे पहले तो 4 बार सोचना चाहिए। सबसे पहले एक तो गलत बात है कि तुझे देखा तो ये जाना सनम गाना was not the first song of my life with लता मंगेशकर। Okay. नो, नॉट एट ऑल। वो अगर ये कहते हैं तो ये गलत कहते हैं। बापीदा, मुझे मालूम है कि बापीदा ने मेरे को ये चांस दिया था, बापी लाहिरी, जिनका एक पिक्चर का नाम था नया सावन करके एक पिक्चर था, जिसमें हमें मालूम है कि सनी के 3rd फ्लोर पे हम लता जी के साथ डुएट गाए थे, दोनों साथ में खड़े होके गाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि लता जी कभी किसी के साथ नहीं गाती थी, एंड मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बोला हमारे साथ खड़े होके गाना गाए, बापीदा के गाने। यही गलत बात है उनका कि हमने 3rd फ्लोर पे हम खड़े थे और हमारे साथ लता जी आके साथ में खड़े होके गाना गाया, मेरे को बहुत हौसला दिया था। एंड प्यार तुम मुझसे करती हो गाना जो था, एंड वो गाना दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग विद लता मंगेशकर। एंड लता जी ने मेरे को बहुत हौसला बढ़ाया था, एंड साथ में खड़े होके हम लोग गाए थे। एंड दिस इज़ द ट्रू थिंग। इफ़ अगर उन किसी को क्वेश्चन करना है तो सनी में जाके जो पुराने नौकर है उन लोगों को पूछेंगे तो असली बात आपको बता देगा कि मैं उनके साथ खड़ा होकर गाना गाया था। एंड आफ्टर दैट हम लोग नीचे आके गाना सुना था। जो भी है, ये तो एक गलत वाली बात है, ये बात सही नहीं है। एंड दूसरी बात है कि किसी सिंगर के साथ मैं गाता नहीं था, ये वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर सिंगर उस समय बहुत बिजी था। जैसा अलका जी का पार्ट गा के चले जाते थे, वो तो उनका कोई दूसरा रिकॉर्डिंग होगा, मैं अपना पार्ट आके गाया। कुछ जगह पे ऐसे भी था कि आशा जी या तो बाकी लेडी सिंगर्स आके बोलते थे कि अरे सनुदा आ गया तो पहले उनका ले लीजिए, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं फटाफट गा के निकल जाऊँगा। तो ऐसे होते थे,
तो इसमें कोई गुस्से वाली बात तो बिल्कुल था नहीं, ना कोई इसमें ऐसा था कि भाई सानूदा किसी के साथ गाते नहीं। नो, दिस इज़ रॉन्ग, ये आप डाइवर्सन कर रहे हो, इस चीज़ को घुमा रहे हो। नहीं, नॉट लाइक दैट। मैं गाने के लिए जाता था, अगर उनके पास समय होता तो हम दोनों साथ में खड़े होकर बहुत गाना गाया लता जी, अलका जी के साथ, बहुत गाना गाया एक साथ अनुराधा पौडवाल के साथ। आपने यूट्यूब में भी खोलेंगे तो आपको 2-4 गाने का झलक भी मिल जाएगा। अनुराधा जी के साथ एक साथ रिकॉर्डिंग कर रहा है, ऐसा साधना जी के साथ, कविता जी के साथ, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके साथ हम, आशा जी। तब क्या होता है कि ये जो बातें हैं ना, ये सब बातें चलो ठीक है, इंटरव्यूज़ के लिए अब बता दिया अभी लोगों को, अभी ये गलत बातें नहीं करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि आई लव दैट कंपोज़र जतिन एंड ललित, दोनों बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र है। पंचमदा के बाद अगर कोई पंचमदा के स्टाइल को बरकरार रखा था तो दैट्स जतिन ललित, डेफिनेटली, एंड आई लव देम। बट ये सब जो बातें हैं ये तो चलो ठीक है, आपने क्वेश्चन किया, ये मन में, मेरा तो मन में कुछ है नहीं। मैं तो आज भी वो मेरे को बोलेगा तो मैं उसके घर कितने बार गया मैं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी गया था, उसके घर में कोई पार्टी था, जन्मदिन कुछ था, कुछ उसमें मैं गया था, हम लोग बैठ के ना। आई लव दैट पर्सन्स, दे दो बोथ आर वेरी वेरी टैलेंटेड, एंड जिसको बोलता है कि इनके वो कैपेबिलिटीज़ है कि ये अच्छे गाने दे सकते हैं आज भी लोगों को। भले आप जो कुछ भी बोलो मेरे बारे में, आई डोंट माइंड। नहीं। हाँ, आपने पंचमदा की बात की, आपने पंचमदा के लिए कई गाने गाए हैं। द मोस्ट फेमस वन इज द सॉन्ग्स ऑफ 1942, अ लव स्टोरी। व्हाट वाज द एनर्जी लाइक इन द रूम? दो बंगालीज टॉकिंग इन बंगाली एंड सिंगिंग। पंचमदा एक्चुअली क्या है, पंचमदा बहुत ही बिंदास किस्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। मतलब एक हंसमुख, एक ऑल टाइम जोक्स करने वाले, हंसने वाले, एक मतलब आपको कभी भी डर नहीं लगेगा कि ये आदमी इतना बड़ा आदमी है यार, इतना लेजेंडरी आदमी है, इनके पास अरे कैसे है तू, पहले देख के कोई देखेगा तो देखेगा नमस्कार करके ऐसे चला जाएगा। बहुत सारे लोग होता है, ये तू कैसा है, और वो क्या था चल रहा था तेरा, अच्छा वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, मतलब एक अपना लेने का जो एक अपनापन दिखाते थे उन्होंने, ये तो आई थिंक उनका बेसिक नेचर था। दिस इज नॉट दिखाने वाली कोई बात नहीं थी। एंड दूसरी बात है कि उनको जो अच्छा लगता था वो उसको रगड़ते नहीं थे। जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसा हमारी इंडस्ट्री में, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी है जो अच्छा लगने के बावजूद भी आपको गवाते रहेंगे। ओके। क्योंकि खुद सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है, खुद को मालूम नहीं है कि मेरे को क्या चाहिए। ओके। 10 टेक ले लेते हैं, उसमें से जो मेरे को देखेंगे कि जो अच्छा लगता है वो, मतलब ये खुद के कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अभी ये क्या होता है कि पंचमदा, आपको मालूम है कि कुछ ना कहो गाना जब गा रहा था मैं, उन्होंने मेरे को गाना सिखाया और बोला कि तू जरा गा के बता, कैसे गाएगा, गा के बता। मैंने कैजुअली गाया था, लाइक रिहर्सल। उन्होंने उसको टेक कर लिया, मेरे को अंदर बुलाया, बोलता देख तूने क्या गाया। तो मैं बोला नहीं, अभी तक तो मैं गाया नहीं, अभी तो जस्ट रिहर्सल किया, अभी तो गाऊंगा। बोले नहीं, हमको जो चाहिए था मिल गया। तो आज आप जो गाना सुनते हो, कुछ ना कहो, दैट वाज द रिहर्सल टेक। कैन यू बिलीव दिस? एक बातों से आपको पता चल जाएगा कि पंचमदा क्या थे। अब उस गाने को सारे लोग पसंद किया, मेरे को हर शो में गाना पड़ा, हर जगह पे गाना पड़ता है आज भी। 4 लाइन भी हो तो गाओ, कम से कम गाना ही पड़ेगा। तो ये जो लोग पसंद करने का जो एक उनके मन में था कि हम जो दिया ये इसको लोग पसंद करेंगे, ये जो कॉन्फिडेंस, ये पंचमदा में भर भर के था। तो आपको आप यहाँ पे भी आपके फैंस के लिए 4 लाइनें गाने दीजिए, प्लीज दे दीजिए। अरे यार ठीक है। कुछ न कहो, कुछ भी न कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है
और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो. Oh, nice. What a lovely voice, Dada. But then coming to the lovely voice, you also have a policy that you will only sing the songs whose lyrics you like. क्या इस वजह से कहीं ये काम जब शुरू में था तब मेरे को चूज़ करने का हिम्मत नहीं हुआ करता था, क्योंकि सारे म्यूजिक डायरेक्टर प्यार करते थे, सारे लिरिक्स राइटर प्यार करते थे. कभी कभार एक आध का गाना जैसे सरकायले वो खटिया, जैसे आंगना में बाबा, फिर इस तरह से बज गया तबला तबेले में, इस तरह के गाने का लिरिक्स जब लेके आते थे कि वो 6 गाने अच्छे दिए, उसके बाद एक आइटम टाइप का गाना आ गया जिसमें you can't say no that time. After that, 30 years of career, 25 years of career, then I started saying कि भाई बैड लिरिक्स हम गाएंगे नहीं. तो ये बोलना शुरू किया और इसके बाद मैंने बहुत सारे गाने छोड़े एंड आई डोंट बॉदर अबाउट दैट. बट मेरे को ऐसा लगता था कि भाई हर सेलिब्रिटी का एक सोशल लाइबिलिटीज़ होता है, तो अभी हमको उस पर ध्यान देना चाहिए. एंड आई स्टार्टेड एंड मैंने मना करता था, मैं बहुत सारे गाने छोड़ दिया ऐसा. क्या जो गाने छोड़े वो कुछ बहुत बड़े हिट भी हुए? अरे हुए है, लेकिन नहीं बोलेंगे हम, उसका नाम नहीं बोलेंगे. लेकिन क्या है कि उसके लिए हमको कोई रिग्रेटनेस कुछ है नहीं. You were talking about R.D. Burman, but also you also have collaborated with Asha Bhosle. आपने with A.R. Rahman, with A.R. Rahman. A.R. Rahman. What is your most cherished memory of singing with Asha Bhosle? मतलब इट्स क्या बोले, स्वर्ग जैसा अनुभव होते थे कि भाई हम किसके साथ गा रहे हैं. आशा जी एक सिंगर, ऐसा वर्सेटाइल सिंगर इन आवर इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री में इतना वर्सेटाइलिटी कोई सिंगर में नहीं है लाइक आशा जी. वो क्या कर सकते थे उनको खुद को मालूम नहीं था कि वो क्या कर सकते थे. तो उनके साथ खड़े होकर गाना है या उनके साथ डुएट गाना है या कभी भी उनके साथ कोई शो करना, मैंने किया उनके साथ शोज़ एंड एवरीथिंग. टूर भी किया, अमेरिका टूर भी किया था. तो एक नहीं बहुत सारे शोज़ किए उनके साथ. वो बात ही अलग होती है. उनका जो एक देखो आप कोई उनको तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये लोग कला के पुजारी होते हैं, ये लोग कला को कदर करते हैं. सो दे फाइंड समथिंग ऑन मी. आई थिंक स्पेशली लता जी हो, आशा जी हो, कि वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं. आशा जी बहुत प्यार करते हैं एंड मैं तो उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो पैर छूता हूँ, मेरे लिए तो सरस्वती जैसा है. बट वो मुझे प्यार करते हैं, ये झलकता है जब सामने मिलते हैं हम. तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. हमारे लिए 2 शब्द भी कह देते हैं टीवी में बैठ के, नहीं वो बहुत सुरीला सिंगर है, सानू तो आ करेगा तो भी सुर में बोलेगा, वो कोई बात भी करेगा सुर में बात करेगा. तो ये जो बातें हैं ना, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये लोग कोई किसी को भी ऐसा नहीं बोलेंगे फटक से. जब तक उसके अंदर कुछ हो या ना हो, कुछ बात होगी तब जाके आशा जी जैसे, लता जी जैसे लोग, वो लोग ऐसे बात करते हैं. तो इसलिए मैं ब्लेस्ड हूँ कि इन लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, ऊपर से ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है. तो आई थिंक इसे ये एक फीलिंग्स जो है इसको बयान नहीं कर सकते कि हम आशा जी के साथ गा के कैसा लगा या आशा जी के साथ कभी भी मुलाकात हुआ तो कैसा लगा. इट्स लाइक कोई अपना, कोई एक बड़े, कोई प्यार करने वाले, कोई एक गुणी, मतलब अपार गुण जिसके अंदर है, ऐसे लोगों के साथ मिलकर जैसा खुश होता है वैसे खुशी होती है. Sir, in this close to 40-year long career, is there a song for which you took inspiration from another song? कोई बबीता का गाना हो, एज ए ट्रिब्यूट आपने बोला कि मैं इस तरह गाऊं या वैसा? ट्रिब्यूट तो मैंने लाइफ में किसी को नहीं किया. ट्रिब्यूट में लाइफ में किसी को नहीं किया. यू कैन से आई एडॉप्ट द स्टाइल फ्रॉम किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब एंड मुकेश जी स्पेशली. तीनों का जो स्टाइल था सिंगिंग का, तीनों में से कुछ चीज़ें हमने अपने सिंगिंग में अडॉप्ट किया एंड उसको मैं मिक्स करके अपना कुमार सानू बना. एंड उसमें डेफिनेटली किशोर दा का थोड़ा सा एडॉप्शन ज़्यादा था,
मोहम्मद रफ़ी साहब का भी एडप्शन था एंड मुकेश जी का भी एडप्शन। तो ये किशोरदा का जो थ्रोइंग एक्टिंग ये मेरे को बहुत पसंद आता था। रफ़ी साहब में जो सुर का ठहराव है, उनका जो ठहराव होता था, एक नोट को हिट करके उस पर जो स्टे करना, एंड अमेजिंग एंड क्लासिकल पावर जिसको बोलता है ना, मुड़कियाँ, ये सब जो चीज़ें हैं ये उनमें। मुकेश जी में अलग सा, मुकेश जी में हर बातों में सेंटिमेंट जो था उनके गाने में, जो फीलिंग था, लाजवाब। अगर कोई दुख का गाना हो या रोमांटिक गाना हो, कुछ भी गाना हो, मुकेश जी का एक अलग स्टाइल, वो स्टाइल मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मैं अपने गाने में, बहुत सारे गाने में ऐसा इम्प्लीमेंट किया मैंने, साथ में ये सब चीज़ करके देखा मैंने। आपने सुना कि नहीं पता नहीं, अभी बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि तू मिले दिल खिले एक गाना है। तू मिले दिल खिले में मैं रफ़ी साहब का स्टाइल बहुत उसमें इस्तेमाल किया। जैसे कि ओ जाना ना जाना, उसमें मैं किशोरदा का स्टाइल साथ में अंतरे में एक एक दो लाइन में मैं रफ़ी साहब का स्टाइल फॉलो करके, बिखरा जुल्फ़ें जो वर्ड है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि इट्स रफ़ी साहब स्टाइल। तो ऐसे बहुत सारे गाने में है जिस गाने में मैंने अपना जो लेजेंडरी जिनको हम फॉलो करके इंडस्ट्री में आए, उनसे मैंने उनका टोन को नकल नहीं किया, उनका जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग, उनका जो गुण जो था, उसको मैंने एडॉप्ट किया। मैं तो चाहता हूँ कि हर सिंगर को ये सीखना चाहिए कि भाई हमको नकल मत करो, हमारे में अगर कुछ अच्छा ही हो तो उसको तुम ले लो, लेके तुम इम्प्लीमेंट करो, उसको तुम्हारे गाने में मिलाओ, तो आपका आइडेंटिटी बनेगा। जी। Sir, on a serious note, you know, few days ago, Alka Yagnik was diagnosed with a rare hearing disorder. Does that worry you as a musician? या ऑफ कोर्स, ये क्या होता है कि इतना सालों का एक देखो, किसी किसी को होता है, किसी किसी को होता नहीं है। अभी आशा जी को तो हुआ नहीं, लता जी को तो हुआ नहीं था, तो उन लोग इतना सालों से गा रहे थे। अभी ये फॉर्मेशन आपका फिजिकली आपका कैसा हालत है, एंड आपने उसको किस तरह से मेंटेन किया, किस तरह से नहीं किया, दैट्स डिपेंड्स ऑन दैट। एंड आई थिंक के हेडफोन के ज़रिए हियरिंग लॉस जो है वो होता है, 100% होता है। एंड उसमें क्या होता है कि 50% 60% लॉस होता है, कभी कभी 70% भी लॉस होता है। बट अलका जी के मामले में मैंने एक चीज़ देखा कि उनका एक कान का टोटली ऑफ हो गया, एंड दैट इज़ डेंजरस थिंग, दैट इज़ डेंजरस। आई थिंक इसका दवाई या तो ऑपरेशन या तो कुछ तो होगा बंदोबस्त, जिसके वजह से, एंड एक कान में उनको सुनाई देता है थोड़ा सा अभी भी। तो आई थिंक शी विल रिकवर, एंड डेफिनेटली हम चाहते, दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उनके जैसा सिंगर भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अलका जी डेफिनेटली स्वस्थ होके अभी हमारे सामने फिर से आके गाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट कि कब हम उनके साथ डुएट गाएंगे। Thank you. But sir, I have to talk to you about the politics of Hindi film music of the 80s and 90s. कितनी राइवलरी थी आपके और उदित नारायण के बीच में, क्योंकि आप दो वर द मोस्ट प्रेफर्ड वॉइसेस। कैसी राइवलरी थी आपकी और उदित नारायण के बीच में? देखिए, हमारे जो उसको राइवलरी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कंपटीशन थी, एक कंपटीशन काइंड ऑफ थिंग, कि कौन कितना अच्छा गा सकते हैं, कौन कितना हुनर दिखा सकते हैं, कौन अपना गाने में कितना मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें थे। और उस समय बहुत सारे सिंगर्स और भी थे, बहुत सारे सिंगर्स थे, जैसे कि मोहम्मद आजिज़ थे उस समय, शब्बीर कुमार है, अमित जी थे, अमित कुमार जी थे, रूप कुमार राठौर, विनोद राठौर, एंड सुदेश भोसले जी थे, एंड सुरेश वाडकर जी तो थे ही थे, एंड बहुत सारे सिंगर्स उस समय थे। खाली मैं अकेला नहीं, पंकज उदास जी थे, मनोहर उदास जी थे, एंड भी बहुत सारे और भी आर्टिस्ट थे जो लोग रेगुलर अच्छा गाते थे एंड अच्छा गा रहे थे। उस समय कंपटीशन कुछ नहीं है, एक इंडस्ट्री का होता है, जो एक बार चल जाता है उसके पीछे सब भागते हैं। आपको भी मालूम है, कोई एक हीरो चल गया तो उसके पीछे 6 पिक्चर और साइन कर लेते हैं, पता नहीं उसको चलता कि आगे चल के क्या होगा, सोचते नहीं थे। तो हम लोगों का भाई ऐसा हो गया था, आशिकी हिट हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा मेरे पीछे भागने लगे लोग। फिर उदित आया, उदित के गाना हिट हुआ दिल का, तो उदित के पीछे कायमत से कायमत, वो फिर उसके बाद उसके पीछे, तो ये कंपटीशन था। दिस इज नॉट राइवलरी, आप जैसे बोल रहे हैं। मगर क्या कैंप्स थे बॉलीवुड में कि एक कैंप का पार्ट उदित नारायण थे, एक के सोनू कुमार सानू? नो, दैट टाइम कोई ऐसा लॉबी बोल के कोई नहीं चीज़ था जो आज हो रहा है। वो लॉबी बोल के कोई चीज़ नहीं था कि हमारे कैंप में इतने लोग गाना गाएंगे और इसी लोग गाना जैसे कि गाएंगे। नदीम श्रवण, कुमार सानू के साथ ज़्यादा रिकॉर्ड करते थे। आप फ्रेंड्स विद दीस सिंगर्स? उदित के साथ मेरा बहुत अच्छी, आज भी अच्छा, बहुत अच्छा फ्रेंड है हमारा, एंड हम लोग
अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दोनों एक साथ शो किया। इससे पहले भी हम लोग टूर किया दोनों तीनों एक साथ, मैं वो अलका, तीनों एक साथ, उदित मैं अलका। एंड हमारे में बहुत अच्छा ये है रिस्पॉन्स है। सारे म्यूज़िक जो हमारे कॉलिग्स है सारे के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है, जैसे कि शान हो, सोनू हो, जो आज के सिंगर्स है बहुत सारे, अरिजीत सिंह, हाँ अरिजीत सिंह के साथ, एंड बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है। ये कभी भी हमें फ़ोन करता है, हम इनको फ़ोन करते हैं, कभी भी इनसे मुलाकात होती है तो हम लोग चाय पे मिल लेते हैं, कभी खाना भी खा, शान तो मेरे घर में आके मेरा हाथ का बनाया हुआ खाना भी खा के गया कितने बार। तो ये जो बाहर जो फैलता है ना बात, उसमें सच्चाई बहुत कम होती है। भाई आप लोग जान लो कि हमारे में दोस्ती बहुत है, हमारे कंपटीशन डेफिनेटली है सिंगिंग में, और वो होना भी चाहिए। हर एक का अलग अलग शैली, अलग अलग स्टाइल में वो होना चाहिए, कौन कितना बेहतर, इसमें आपको अच्छा गाना मिलेगा, सबसे बड़ी बात है ये। मगर सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसके साथ था? सोनू निगम, नो नो, नॉट एट ऑल, उदित नारायण? नॉट एट ऑल। देखिए उस समय क्या होता था कि मैं अगर 6 गाना गा रहा हूँ तो उदित जी 1 गाना गा रहा है या 2 गाना गा रहा है, तो इसमें कॉम्पिटिशन्स की बात ही नहीं। मैं लैक होता था कि कभी वो नहीं होता था, टूर पे जाते थे, कभी मैं नहीं होता था, उस समय शूटिंग चाहिए होता था, गाना गवा देते थे, इसमें कॉम्पिटिशन की कोई बात नहीं है। हाँ डेफिनेटली अफसोस होता था कि अरे रहता तो मैं वो गाना भी गा देता यार, अच्छा होता तो अभी वो भी यही सोचते होंगे कि भाई यार कुमार नहीं रहते तो मैं ये गाना गा देता। तो ये सब चीज़ें जो है दीज आर ऑल, आई थिंक दीज आर नेचुरल थिंग। दादा, there was a threat of underworld in the 90s of the film वालास. अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं सुन रहे हैं उनको भी मेरा गाना तो पसंद है, मुझे तो थ्रेट नहीं करेंगे, मेरा गाना सुन लेना यार। But you remember that time, क्या बहुत डर था लोगों में, इंडस्ट्री में? एक समय तो था ऐसा, बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो रहा था, एंड आई थिंक होता है ये। अभी इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं ही जानता नहीं हूँ यार, ना मैं बोल पाऊँगा आपको। पैसे वाले लोगों के पीछे पड़ते थे कुछ लोग, है ऐसा हुआ बहुत सारे, हमने सुना, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, ये तो सब लोग जानते हैं। तो था उस समय था, एक थ्रेट था छोटा सा, बट आई थिंक हम सिंगरों के साथ ऐसा थ्रेट मेरे ख्याल में हुआ नहीं, बहुत रेयर, अगर होगा भी तो एक आध। दादा, finally, what is it that you want to achieve now after having spent? नथिंग, अचीवमेंट कुछ है नहीं मेरा लाइफ में। अचीवमेंट करने का जो बोलता है ना कि एक सपना, अरे ऊपर वाले मेरे को इतना मारेगा कि पूछो मत, क्योंकि बोलता है कि बेटा तेरे को इतना दे दिया, उसके बाद भी तेरा सपना कभी ख़त्म नहीं हुआ, तेरा सपना ही चलते जाएगा। तो बात यह है कि मैं खाली इतना चाहता हूँ कि मैं मरते दम तक गाते रहूँ, मेरा वॉइस ठीक रहे, एंड पब्लिक तो प्यार करते हैं, पब्लिक का प्यार भी पाता रहूँ, ये भी एक चाहत है। दिस इज़ द चाहत ओनली कि लव मी, एंड मेरे गाने के ज़रिए, ऐसा पर्सनली नहीं गाने के ज़रिए आप मुझे प्यार करो, एंड आप करते हो मुझे मालूम है, तो मैं चाहता हूँ कि मरते दम तक गाना गाऊँ। आज गाने की जो ड्यूरेशन है 3 या 4 मिनट रह गई है। आज गाने इंस्टाग्राम रील्स पे डिस्कवर हो रहे हैं। देखिए अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले हुआ करता था कि गाना वॉज अ टेरिटरी, म्यूज़िक वॉज द टेरिटरी फॉर द फिल्म। म्यूज़िक बेच के लोग फिल्म बना लेते थे उसी पैसे से। कैन यू बिलीव दिस? तो प्रायोरिटी था म्यूज़िक, प्रायोरिटी। पहले म्यूज़िक रिलीज़ होगा, लोग सुनेंगे, फिर उस गाने को सुनने के लिए, पर्दे में देखने के लिए हॉल में आएंगे, ये था। आज क्या हो गया, म्यूज़िक जो है ना वो सेकेंडरी हो गया। चलो लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स देना है, थोड़ा सा बाथरूम जाएगा, चल बीच में एक गाना डाल दे यार, कुछ नहीं। नो, सिचुएशन के हिसाब से या हीरोज़ के जो सिचुएशन है उस हिसाब से एक गाना ज़रूरी है यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए। नो, आज जो है टोटली डिफरेंट है, चाहिए ही नहीं गाना यार। कोई ऐसा पिक्चर आया जिसमें गाना ही नहीं है, आप बताओ। तो वो लोग म्यूज़िक को एक सेकेंडरी के तौर पे रख दिया कि कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लेंगे या नहीं तो छोड़ो हटाओ। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि म्यूज़िक इतना पावरफुल है कि आपका पिक्चर चले ना चले, आपका म्यूज़िक उनको, पब्लिक को घर तक, सिनेमा घर तक लेके आएंगे, ये म्यूज़िक ही वही लेके आ सकता है, ना कि आपका पोस्टर, आपका होर्डिंग, आपका सोशल मीडिया, कोई नहीं ला सकते। आपको अगर कोई ला सकता है तो दैट इज़ म्यूज़िक। म्यूज़िक में इतना पावर है कि आप म्यूज़िक को पहला चाइल्ड की तरह इस्तेमाल करो,
देखो आपका पिक्चर काफ़ी हद तक सक्सेस होगा। तो ये किसको समझाएं हम, बधिरों की दुनिया। Well, on that note, I just want to say thank you to you for taking time Thank you out for and talking to me. thank And you। all the best for your upcoming US tours. हाँ, पब्लिक रिक्वेस्ट की वजह से फिर मेरे को अक्टूबर में जाना पड़ रहा है अनदर 11 शोज़ के लिए, वही अमेरिका में एंड कनाडा में। तो ब्लेस्ड आप कह सकते हैं भाई। पब्लिक इस तरह से मेरे को प्यार करते हैं। हम जाके देखा कि स्टेज पे मैं गाना गा रहा हूँ और हर ऑडियंस के मुंह पे वो गाना वो खुद गा रहा है साथ में, क्योंकि वो गाना भी बाय हार्ट है। तो ये कितने लोगों को सौभाग्य होता है आप बताओ। ये ऊपर वाले ने इसलिए बोला कि बेटा और कोई सपना नहीं होना चाहिए, तो बहुत मार पड़ेगा। तो आई एम थैंक गॉड बहुत कुछ दे दिया और कुछ नहीं चाहिए, खाली मरते दम तक गाना गा सकूं, इतना ही मेरा डिमांड है। Well, we are looking forward to lots more from you, Sanuda. या मेरा यूट्यूब चैनल में देखिए, मेरा हर हफ्ता 10 दिन में मेरा एक नया गाना रिलीज़ होता है कुमार सानू ऑफिशियल्स में। एंड उसमें मैं अपने जो फैंस है उनको मैं 90s का फ्लेवर एंड गुड लिरिक्स के साथ अच्छा कॉम्पोजिशंस मैं वो देता हूँ एंड पब्लिक उसमें बहुत खुश है। अभी लास्ट मेरा रिलीज़ हुआ तुझे देखा तो ये जाना सनम, आपने देखा होगा। मैजिक ऑफ म्यूज़िक, Wow. मैजिक ऑफ म्यूज़िक करके कुछ आया तुझे देखा तो ये जाना सनम। एंड आपने उसमें देखेंगे कि मैंने दोबारा उस गाने को गाया और आपको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगा कि वो पुराना गाना है या अभी का गाना है। नो सपना है जो देके रखा बहुत है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मेरा फैंस भी वो सुनेंगे तो उसको पता चल जाएगा। एंड बहुत सारा अच्छा कमेंट्स आ रहा है, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस गाने को तुझे देखा तो ये जाना सनम। एंड आई थिंक के बस इसी तरह से गाते रहूँ। Well, हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Looking forward to lots more, Dada. Thank you so much. And जाते जाते आपके फैंस के लिए would you like to give us few lines of your favorite song? तुम दिल की धड़कन में। ये गाने तो बहुत मैंने अभी टूर पे बहुत गाए। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। Ah, nice. A lovely voice. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। Thank थैंक यू, नमस्कार।